तो दोस्तों अपन BSDL 135 में इम्पोर्टेंट सवाल ही करने वाले हैं। एक टाइप का सवाल आता है, हर बार आता है वो। निम्नलिखित निम्नलिखित पारिभाषिक निम्नलिखित पारिभाषिक अथवा विशिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट करें। शब्दों का अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने 6-7 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उनमें से आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कोई 4, इनमें से कोई 5, वो आपको उनका मीनिंग, उनका अर्थ लिखना है। तो एक एक करके, मतलब पिछले सालों के अंदर जो आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। जैसे कि औद्योगिकरण किसको कहते हैं, नागरिक किसको कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, शैवाल, उपबंध, इंटरनेट, इनकी परिभाषाएं अपने को बतानी है। तो इसमें मैं आपको एक पारिभाषिक शब्द बताता हूँ आपके ही किताब से, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट किसको कहते हैं, आपको इसकी परिभाषा लिख के आनी है वहां पर। ये एक पारिभाषिक शब्द होता है या अथवा विशिष्ट शब्द होता है। इंटरनेट का अर्थ लिख के आना है। ठीक है, इंटरनेट सारे लोग जानते हैं कि इंटरनेट कंप्यूटरों का एक ऐसा विश्वव्यापी नेटवर्क होता है। यानी कि इंटरनेट के अंदर मतलब कंप्यूटर का जाल होता है, पूरी दुनिया भर के कंप्यूटर शामिल होते हैं। इंटरनेट में बहुत से स्थानीय, कोमा क्षेत्रीय, कोमा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होते हैं। देखो, इंटरनेट सब जानते हैं, लेकिन नंबर किसको मिलेंगे, जो इंटरनेट की सही सटीक भाषा लिख सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेट कंप्यूटरों का इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी यानी कि ग्लोबल नेटवर्क है। पूरी दुनिया भर में जो नेटवर्क होता है उसको विश्वव्यापी नेटवर्क। इंटरनेट कंप्यूटर का एक ऐसा विश्वव्यापी नेटवर्क है, एक ऐसा विश्वव्यापी नेटवर्क है जिसमें स्थानीय कोमा क्षेत्रीय, कोमा राष्ट्रीय, कोमा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होते हैं। तो यह कंप्यूटर का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो लाखों जो बिजनेसमैन है उनको जोड़े रखता है, कोमा सरकारी एजेंसियों, कोमा शैक्षिक संस्थानों जैसे कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज, ये आपस में इंटरनेट से जुड़ी रहती हैं, और व्यक्तियों आदि को परस्पर जोड़े रखता है। दोस्तों, आज के टाइम पर इस फैक्ट से या इस तथ्य से अपन इनकार नहीं कर सकते हैं कि इंटरनेट ने हमारे जीवन जीने के तरीके में एक क्रांति पैदा कर दी है। ठीक है, जैसे कि कुछ भी सामान अपने को ऑर्डर करना तो अपन फ्लिपकार्ट, अमेजन पे ऑर्डर कर देते हैं। पहले के टाइम पे अपन दुकानों पे जाते थे। ठीक है, दुकानों पे आज भी जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे आइटम्स हैं वो अपन इंटरनेट से ही मंगा लेते हैं। इंटरनेट से अपन हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए इंसान से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं, अपना पेमेंट वो दे सकते हैं, कॉलेज की फीस भर सकते हैं। तो इंटरनेट के कारण समाज में एक प्रकार की क्रांति आ चुकी है। इसने संचार, कोमा व्यवसाय और सूचना प्राप्त करने के साथ साथ हमारे मनोरंजन के तरीकों को भी बदल दिया है। जैसे कि पहले के टाइम पर मतलब बहुत लोग सिनेमा हॉल जाते थे, ठीक है, मूवी वगैरह देखने के लिए। ठीक है, और या फिर कोई ऐसा छोटा थिएटर जहाँ पर कोई सीरियल वगैरह चलता वहाँ पे जाते थे। पहले के टाइम पे, जैसे आज से 20 साल पहले क्या था, मतलब गली मोहल्ले में गिना चुना एक टेलीविजन होता था, उसमें सारे लोग देखते थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर सबके पास में मोबाइल फ़ोन है और उसमें 5G अथवा 4G नेटवर्क आता है, तो सब उसी में देख लेते हैं। मोबाइल किसका काम करता है, टीवी का काम करता है। तो दोस्तों, हमारे जो इंटरटेनमेंट के तरीके हैं वो भी बदल गए हैं। ये आप लिख सकते हैं इंटरनेट में। ठीक है,
तो कुछ पारिभाषिक शब्द आपको दे रखे होंगे, उनमें से जैसे कि 6 दे दिए, उसमें से 4 का अर्थ आपको लिखना है। तो इंटरनेट आ गए समझ में? मतलब होता है किसी विधि अधिनियम आदि के वे उपबंध। किसी विधि, विधि का मतलब होता है कानून, लॉ। किसी विधि अधिनियम आदि के, अधिनियम माने एक्ट, जो विधायिका बनाती है, आदि के वे उपबंध, आदि के वे उपबंध, उपबंध जिसमें किसी बात की, जिसमें किसी बात की संभावना से पहले ही, संभावना से पहले ही गुंजाइश रख दी जाए, गुंजाइश रख दी जावे, उसको क्या कहते हैं? उपबंध कहते हैं। और उपबंध के दूसरे भी नाम होते हैं, जैसे कि इसको प्रावधान भी कह सकते हो आप, अथवा संयोग, अथवा संबंध, ये उपबंध के अन्य नाम होते हैं। तो उपबंध क्या होता है, पढ़ के एक बार देखते हैं, ठीक है? उपबंध क्या होता है, देखो डेफिनेशन देखो आप। किसी विधि अधिनियम, किसी विधि अधिनियम, विधि अधिनियम को एक साथ पढ़ना है। आदि के वे उपबंध, आदि के वे उपबंध जिसमें किसी बात की संभावना पहले से ही, किसी बात की संभावना से पहले ही गुंजाइश रख दी जाए। जैसे कि दोस्तों आप ये समझो कि पर्यावरण को बचाने के लिए एक पर्यावरण अधिनियम बना, संसद ने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक पर्यावरण अधिनियम वो बना दिया, ठीक है? अब इसके अंदर दोस्तों उपबंध भी लिखे होते हैं, उपबंध लिखे होते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया तो उसको ऐसी सजा हो जाएगी, किसी व्यक्ति ने किसी जानवर की हत्या कर दी तो उसके साथ में जुर्माना हो जाएगा, ठीक है? तो किसी विधि अधिनियम, यानी कि भारत सरकार ने पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक विधि अधिनियम बनाया, ठीक है? कौन बनाता है? संसद बनाती है। और उसके अंदर दोस्तों काफी सारे उपबंध होते हैं, जिसमें किसी बात की जो संभावना वो पहले ही बता दी जाती है। जैसे कि किसी ने ये कर दिया तो जुर्माना हो सकता है, जेल हो सकती है, ठीक है? तो किसी बात की संभावना को पहले रख देना किसी अधिनियम में, किसी कानून में, वो उपबंध कहलाता है। गॉट इट? तो देखो आपने गीली दीवारें देखी होंगी, ठीक है? आपने गीली दीवारें देखी होंगी और कई बार गीली टंकियां भी देखी होंगी, जिस पर पानी रिसता रहता है, ठीक है? जिनसे पानी रिसता रहता है। तो गीली दीवारों पर कोमा तालाब और ठहरे हुए जलाशय में हरे तैरते पौधे के समान जो संरचनाएं पाई जाती है, उसको अपन शैवाल कहते हैं। आपने कोई गीली दीवार अथवा कोई ऐसी टंकी देखी होगी पानी की, सीमेंट की बनी, ठीक है, या चूने पत्थर की बनी, जो काफी पुरानी हो चुकी है और उसकी सतह से, उसकी सरफेस से पानी रिसता रहता है, उसकी सरफेस से पानी रिसता रहता है। तो वहां पर आपने देखा होगा काई जम जाती है, उसी काई को क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। तो काई भी एक शैवाल है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल का रंग कैसा हो जाता है? काई का रंग हरा होता है, ठीक है? हरा क्यों होता है? क्योंकि शैवाल के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल एक पदार्थ होता है जिसके कारण काई का रंग अथवा शैवाल का रंग हरा होता है। तो इसलिए शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाता है। तो चूंकि शैवाल के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसलिए दोस्तों किसी पर निर्भर नहीं होता शैवाल खाने के लिए, खुद ही अपना खाना कैसे बनाता है? सूरज की किरणों की सहायता से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सारे लोग जानते हो, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? एक पौधा, एक पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से, मतलब सूरज की किरणें ग्रहण करता है पत्तियों के माध्यम से, और फिर वो ऊर्जा बनाता है, अपने लिए खाना बनाता है। शैवाल को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? शैवाल को अंग्रेजी भाषा में एल्गी कहते हैं, ठीक है? अगर स्पेलिंग में लिखूं तो ALGAE, एल्गी, इसको शैवाल कहते हैं। और दोस्तों जो इंसान, जो बंदा शैवाल का अध्ययन करता है, शैवाल का अध्ययन करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फाइकोलॉजी। मतलब ये एक प्रकार का सिलेबस ही हो गया, ठीक है?
फाइकोलॉजी की किताबें आती है, शैवाल का अध्ययन उन किताबों में किया जाता है। तो शैवाल से संबंधित आप ये पॉइंट लिख के आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रारूप। ये प्रारूप को थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा कैची वर्ड है और समझने में हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रारूप ये भी आया हुआ है। प्रारूप एक पारिभाषिक शब्द है, ठीक है। तो आपके पेपर में 6-7 पारिभाषिक शब्द आ जाएंगे अथवा विशिष्ट शब्द आ जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि इनमें से कोई 4 का अर्थ बताओ, की परिभाषा बताओ, ठीक है। तो प्रारूप किसको कहते हैं? देखो, सरकारी कार्यालयों में भेजे जाने वाले पत्र के संदर्भ में टिप्पणी जब अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर दी जाती है, तब उससे उत्तर की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हम लोग प्रतिदिन के व्यवहार में व्यक्तिगत पत्रों के उत्तर सीधे ही भेज देते हैं, परंतु सरकारी कार्यालय में पत्र भेजने से पहले संबंधित बाबू बाबू मतलब लिपिक, संबंधित लिपिक पत्र का मसौदा तैयार करके सक्षम अधिकारी के सामने प्रस्तुत करता है और उस मसौदे की स्वीकृति के पश्चात ही पत्र तैयार करके उसे भेजता है। इस मसौदे को तैयार करने की प्रक्रिया को ड्राफ्टिंग कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रारूप कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जैसे कि कोई कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक। देखो, किसी भी सरकारी दफ्तर में एक तो होता है लिपिक, लिपिक मतलब बाबू या क्लर्क, और एक होता है अफसर, ठीक है। अब देखो, लिपिक को अफसर से पत्र व्यवहार करना है, यानी कि कोई पत्र है वो लिख करके भेजना है। तो दोस्तों, लिपिक लिपिक मतलब मन में जो आए ऐसा कोई लेटर नहीं लिख सकता है। सबसे पहले तो एक कच्चा पत्र तैयार करेगा, वो कच्चा पत्र तैयार करेगा, उसके अंदर लिखा होगा कि साहब ऐसी सी बात है, ठीक है। तो आप ऐसे देख लेना, ये पत्र किसके पास में जाएगा? अफसर के पास में जाएगा। और अफसर उस बात के लिए अगर सहमत होता है तो इस पत्र को वापस से लिपिक के पास में भेज दिया जाता है, ठीक है, भेज दिया जाता है। तो ये जो पत्र होता है, ये जो कच्चा पत्र है, इसको क्या कहते हैं? मसौदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मसौदा कहते हैं, ओके। ये जो कच्चा पत्र है, जैसे कि मतलब हमने एक बार तो रफ में कोई चीज नोट नोट डाउन की, ठीक है, फिर उसको फेयर कॉपी में लिखते हैं, अपन लिखते हैं ना। वैसे ही ये जो बाबू है ना, किसी भी बात को कहने के लिए, कोई लेटर लिखने के लिए सीधा लेटर नहीं लिखेगा। सबसे पहले कच्चा पत्र या फिर मसौदा तैयार करेगा, और ये मसौदा अगर अफसर पढ़ लेता है और अफसर इस पर साइन कर देता कि हाँ मैं राजी हूं, ठीक है, तो ये मसौदा वापस से लिपिक के पास में आता है, लिपिक के पास में आता है। तो दोस्तों, इस मसौदे को एक पूर्ण रूप दे दिया जाता है, ठीक है, मतलब एक फाइनल लेटर बना दिया जाता है, किसकी तरफ से? लिपिक की तरफ से। तो दोस्तों, इस मसौदे को तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि ये मसौदा कौन तैयार करता है? लिपिक तैयार करता है। और फिर ये जो मसौदा होता है, ये लिपिक तैयार करता है, अफसर के पास में जाता है, अफसर अनुमति देता है, और फिर अफसर लिपिक के पास में वही कच्चा पत्र भेज देता है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? अपन इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग। और ड्राफ्टिंग को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रारूप। ये सॉरी, हिंदी में प्रारूप कहते हैं। तो प्रारूप एक प्रक्रिया जिसमें एक लिपिक अफसर के पास में पहले एक कच्चा पत्र अथवा मसौदा भेजता है, और फिर अफसर अगर अनुमति परमिशन दे देता है, तो ये जो कच्चा पत्र है या मसौदा है, ये वापस लिपिक के पास में आता है। फिर लिपिक क्या करता है? एक फाइनल लेटर बनाता है, और फिर वो लेटर लिख के देता है अफसर को। तो ये जो प्रक्रिया है, तो इसको क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? ड्राफ्टिंग। और ड्राफ्टिंग को हिंदी में कहते हैं प्रारूप। ये लिखना आपको। समझ में आया सबको? भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र। देखो, भूगर्भ शास्त्र एक विज्ञान की शाखा होती है, जैसे कि आप भौतिक विज्ञान पढ़ते हो जिसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ते हो, पृथ्वी के नियम पढ़ते हो। रसायन शास्त्र में आप रसायन शास्त्र से संबंधित नियम पढ़ते हो, पदार्थ की संरचना, ठीक है। और आप गणित में मतलब फॉर्मूला वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, सूत्र वगैरह। तो भूगर्भ शास्त्र भी एक विज्ञान की शाखा है, जिसके अंदर समझा जाता है कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें कैसे बनी है। एक प्रकार का शास्त्र है, या आप कह सकते हैं कि एक विज्ञान की शाखा है ये, जिसमें पृथ्वी की जो ऊपर की सतह है, यानी कि जो मिट्टी है, उसका निर्माण कैसे हुआ, चट्टानें कैसे आई, पहाड़ कैसे आई। और दोस्तों,
पृथ्वी की जो नीचे की सतह है, पृथ्वी को अगर खोद के देखते हैं तो कई तरह की परतें हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो नीचे की सतह प्लस पृथ्वी के ऊपर की सतह कैसे बनी है, किस कारण से बनी है, अगर किसी विज्ञान की शाखा में समझा जाता है तो उस विज्ञान की शाखा को अथवा उस शास्त्र को अपन भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, जियोलॉजी। आपने देखा होगा, शायद आपका कोई दोस्त बीएससी कर रहा होगा जियोलॉजी से, तो वो क्या पढ़ाई लिखाई करता है, 3 साल बीएससी होती है जियोलॉजी से। पृथ्वी की चट्टानें, ऊपर की चट्टानें कैसे बनी है, क्यों बनी है, पृथ्वी के नीचे की सतह है कैसी है और क्यों बनी है वो, ठीक है, कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो यह विज्ञान की एक शाखा है जिसके द्वारा इस बात का ज्ञान होता है कि पृथ्वी का संगठन का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, उसके ऊपरी और भीतरी भाग किन तत्वों से मिलकर बना है, और उसका आरंभिक रूप क्या था, मतलब पृथ्वी कैसे बनी है, और उसका वर्तमान विकसित रूप का निर्माण किन कारणों से वजह हुआ है। मतलब हिमालय उत्तरी भारत की तरफ क्यों है, ठीक है, नदियां इस तरफ क्यों बहती है, अरब सागर हमारे बाएं साइड ही क्यों है। अगर ऐसा पढ़ने की कोशिश करें तो अपन क्या पढ़ेंगे, भूगर्भ शास्त्र। आए समझ में। लिप्यंतरण समस्याएं, जैसे किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे आज है, आज शाम को है। घर पर सॉरी घर पर जल्दी आ जाना। तो वैसे तो हिंदी में लिखना चाहिए था ना कि मेरा बर्थडे आज शाम को है, मतलब शाम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, शाम को है, घर पर जल्दी आ जाना, घर पर जल्दी आ जाना। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे अपन इंग्लिश में टाइप करते रहते हैं, जैसे कि लिखना तो हमें हिंदी में चाहिए था, मेरा बर्थडे आज शाम को है। अपन इंग्लिश में भी तो लिख सकते थे कि टुडेज इवनिंग, ठीक है, तो मेरा बर्थडे इवनिंग में है, ठीक है, तो माई बर्थडे इन द इवनिंग, ठीक है, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने क्या लिख दिया, हमने दोस्तों रोमन भाषा में लिख दिया, सॉरी रोमन लिपि में लिख दिया, रोमन लिपि में लिख दिया अपन में। अंग्रेजी भाषा की ये जो लिपि होती है इसको कौन सी लिपि कहते हैं, रोमन लिपि, ठीक है। एक सेकंड रुको यार, हिंदी कौन से स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। ध्यान रखो ये छोटी छोटी बातें, जवाब दिया करो आप। हिंदी की जो भाषा है उसकी लिपि क्या है, देवनागरी है, ठीक है। इसी प्रकार से अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, रोमन लिपि, रोमन लिपि, ठीक है। जैसे कि मैं ये लिख रहा हूं कै, ठीक है, ये कौन सी स्क्रिप्ट है, मैंने ऐसे तो नहीं लिखा कै, ये तो गुजराती लिपि हो गई, ठीक है। देवनागरी लिपि में अपन कै को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो लिपि का मतलब समझ गए, किसी भाषा को कैसे लिख रहे हैं अपन, लिखने का जो तरीका होता है वही उसकी लिपि होती है। तो जब किसी वाक्य के मूल लिपि में, जो किसी वाक्य के शब्द मूल लिपि में ना लिख करके किसी अन्य भाषा की लिपि में लिख दिए जाए तो इस प्रक्रिया को लिप्यंतरण कहते हैं। वर्तमान समय में अधिकांश युवा सोशल मीडिया में लिप्यंतरण का यूज कर रहे हैं। तो साहिल इधर आओ, ये तो लिखते नहीं अपन हिंदी में, ठीक है, देवनागरी लिपि में नहीं लिखते हैं, इसी को अपन इंग्लिश में लिख देते हैं, यानी कि इसकी स्क्रिप्ट बदल दी अपन ने, SAHIL, यानी कि रोमन लिपि है। तो हमने वाक्य किस लिपि में लिख दिया, मूल लिपि में नहीं लिखा, हमने किसी अन्य लिपि में लिख दिया। जैसे कि देवनागरी लिपि में हमने नहीं लिखा साहिल इधर आओ, हमने इंग्लिश में लिख दिया वो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने दूसरी लिपि में लिख दिया। समझ में आया, ये जो प्रोसेस है ये लिप्यंतरण कहलाता है। जल्दी बोलो समझ में आए कि। नागरिक, नागरिक भी एक पारिभाषिक शब्द है या एक विशिष्ट शब्द है। नागरिक किसको कहते हैं, देखो राजनीतिक विज्ञान का एक शब्द है नागरिक।
राजनीति विज्ञान की भाषा में नागरिक शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसने एक राज्य की सदस्यता प्राप्त कर रखी हो। यहाँ पर राज्य का मतलब कोई राजस्थान, केरल, तमिलनाडु नहीं है। यहाँ पे राज्य का मतलब होता है राजनीतिक विज्ञान में एक देश, एक कंट्री। ठीक है, राजनीति विज्ञान में देश को क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। तो नागरिक का मतलब हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य की सदस्यता ले रखी हो, जो राज्य का सदस्य हो, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? नागरिक कहलाता है। ठीक है, और उसे उस राज्य में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, यानी कि उसको पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार होगा। वह कौन सा धर्म अपनाएगा, कौन सा छोड़ सकता है, ठीक है, किस प्रकार की धार्मिक क्रियाकलाप करेगा, उसमें भी आज़ादी होगी। उसको धार्मिक स्वतंत्रता होगी या अधिकार होंगे उसके पास में। राजनीतिक अधिकार होंगे, आर्थिक अधिकार होंगे। आर्थिक अधिकारों का मतलब व्यापार वगैरह कर सकता है वो। सामाजिक अधिकार भी होंगे। तो नागरिक शब्द का अर्थ कैसे लिखना अपने को वापस से सुन लो। राजनीतिक विज्ञान की भाषा में नागरिक का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य की सदस्यता प्राप्त कर रखी हो, उसे राज्य में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक अधिकार मिले होते हो। यह राज्य के प्रति वफादार होता है। जैसे कि दोस्तों, भारत राज्य में हम रहते हैं। कौन से राज्य में रहते हैं? भारत राज्य में। तो हम भारत के प्रति वफादार हैं, हम भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, अब 8वें नंबर पर और देख लो आप, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा आप रटने की कोशिश करना। ठीक है, औद्योगिकरण। सबको पता है औद्योगिकरण एक अवस्था होती है जिसके अंदर उद्योग धंधे लगाए जाते हैं एक देश के अंदर, और उद्योग धंधे लगाने से उस देश के नागरिकों को रोजगार मिलता है। तो यह एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इसमें मानव समूह की सामाजिक, आर्थिक स्थिति बदल जाती है। दोस्तों, जिस देश में इंडस्ट्री ज़्यादा होते हैं, जिस देश में उद्योगों की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनता है और वहाँ के लोगों को रोजगार यानी कि जॉब मिलती है। जॉब मिलती है तो उनके पास में पैसा आता है। पैसा आता है तो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि जो रहने का तरीका है वही बदल लेते हैं। तो एक व्यक्ति गरीब था, उसके देश में उद्योग धंधे लग गए, वो नौकरी लग जाता है, तो उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बदल जाती है। तो ऐसा देश जिसमें औद्योगिकरण की प्रक्रिया चलती है, जैसे कि इंग्लैंड में चली थी 1750 में, वहां पर उद्योग धंधों का बोलबाला रहता है। आज के टाइम पर अपन औद्योगिकरण का अर्थ आधुनिकीकरण से भी मानते हैं, यानी कि अपन ऐसा कहते हैं कि भाई जिस देश में इंडस्ट्री ज़्यादा होते हैं, कंपनियां ज़्यादा होती हैं, वो देश मॉडर्न मॉडर्न होता है, आधुनिक होता है। ठीक है, तो बड़े पैमाने की यहाँ पर ऊर्जा खपत की जाती है। मतलब अब अमेरिका में देख लो, इंग्लैंड में देख लो, लोग मतलब कार बाइक भी इलेक्ट्रिक रखेंगे, मोबाइल रखेंगे 2-4, टीवी रखेंगे 2-4, ठीक है, एसी रखेंगे। तो ऊर्जा की खपत यानी कि जो एनर्जी कंजप्शन होता है वो ज़्यादा होता है औद्योगिकृत देशों में। और दोस्तों, बड़े पैमाने पर यहाँ सामानों का उत्पादन होता है, अधिक आयात निर्यात किया जाता है। ये सब औद्योगिकरण के लक्षण है। तो बोलो, समझ में आया कि नहीं है औद्योगिकरण? देखो, गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल है कि दो द्रव्यमान आपस में एक दूसरे से आकर्षित होते, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। सर आइजैक न्यूटन ने इस बल की शुरुआत में खोज की थी। वो एक दिन पार्क के अंदर बैठे हुए थे और सेब उनके सर पे लगा, तो उन्होंने सोचा कि ये जो सेब है ये नीचे क्यों आया है, धरती पे क्यों आया, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो दोस्तों, उन्होंने खोज की थी, पूरी दुनिया को बताया था कि एक बल होता है, एक फोर्स होता है, ठीक है, एक आकर्षण बल होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 शब्द और देख लेते हैं, फिर आपकी क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि 8 बजे से आपकी एक और क्लास है शायद, पॉलिटी की क्लास। पितृसत्तात्मक सब लोग जानते हैं तो बता दो, कोई जानता है तो। पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या होती है? देखो, हमारा जो समाज है ना, ये पितृसत्तात्मक इसकी प्रकृति रही है। आप देखो, घर के अंदर जो डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है? एक आदमी लेता है, एक मर्द जात लेती है। ठीक है, और घर से बाहर कौन निकलता है ज्यादा? आदमी निकलता है, महिलाओं की तुलना में। पे पिता की ज्यादा चलती है। बिल्कुल, यहाँ पर पितृ का मतलब पिता नहीं है, यहाँ पर पुरुष है, पुरुष है, पिता नहीं है, पुरुष। तो यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिला की तुलना में एक आदमी को यानी कि एक पुरुष को अधिक केंद्रीय भूमिका होती है। ठीक है, एक प्रकार की यह सामाजिक व्यवस्था है जो समाज में पाई जाती है, और पुरुष
के पास में केंद्रीय भूमिका होती है, यानी कि कुछ भी करेगा समाज में वो आदमी करेगा, आदमी ही बाहर कमाएगा, खाएगा बाहर, ठीक है, वो बाहर घूम भी सकता है, पढ़ भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। और परिवार के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन रहते हैं, किसी को क्या करना चाहिए, तो उसमें आदमी ही बोलता है, आपने फील किया होगा, ठीक है। तो पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों को, आदमियों को अधिक अधिकार मिले हुए होते हैं। इस व्यवस्था में महिलाओं को गौण स्थिति में रखा जाता है। कैसी स्थिति में रखा जाता है? गौण स्थिति, मतलब बात बात में महिला को पीछे रखा जाता है कि तेरे को क्या पता है, तेरे के अंदर दिमाग नहीं है, ठीक है, ऐसा कह देता है पुरुष महिला से। तो महिला को हर बात में पीछे रखा जाता है। परिवार के मामले हो, चाहे मतलब संपत्ति का मामला हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, उसमें महिला को पीछे रखा जाता है। शिक्षा का मामला देख लो आप, धर्म का मामला देख लो, राजनीति का मामला देख लो, कितने ऐसी महिलाएं हैं जो राजनीति में जा पाती है, जो ऐसी सांसद हैं, राष्ट्रपति है, ठीक है। आजकल तो स्थिति बदल रही है, लेकिन आपने फील तो किया होगा ये। तो इस समाज में, ये जो ऐसा समाज है जो कि पितृसत्तात्मक समाज होता है, वहां पर जो औरतें रहते हैं, जो ख्वातीन रहती है, वो पुरुषों पर निर्भर होती है, डिपेंडेंट होती है, ठीक है। वो मतलब घर परिवार संभालती है, बच्चों को संभालती है, ठीक है, ये काम होते हैं उसके। तो घर की पहचान कोमा जमीन कोमा जायदाद आदि पुरुष के नाम पर ही होती है। और पितृसत्तात्मक समाज में दोस्तों, मतलब क्या होता है, अगर एक लड़की की शादी हो जाती है, जैसे कि एक लड़की का नाम है आरती गुप्ता, आरती गुप्ता, ये एक पितृसत्तात्मक समाज में रहती है और इसकी शादी हो गई आयुष शर्मा के साथ में, ठीक है। इन दोनों की शादी हो गई, आरती गुप्ता की और आयुष शर्मा की। तो शादी के बाद में जब इनका बच्चा होगा, ठीक है, उसका सरनेम क्या होगा? शर्मा होगा। सपोज करो इन्होंने अपने बच्चे का नाम निखिल रख लिया। तो देखो आदमी कितना चालाक होता है, पितृसत्तात्मक समाज का जो आदमी होता है, जो मर्द होता है, वो क्या करता है, बच्चे का जो सरनेम रहता है वो भी क्या लगा देता है, अपना ही लगा देता है, निखिल शर्मा। यानी कि दोस्तों जो आरती थी उसका जो सरनेम था, उसकी पहचान वो छुपा ली जाती है। तो आदमी मतलब सालों से, हजारों सालों से शोषण करता है पितृसत्तात्मक समाज, मतलब अधिकांश देशों में पितृसत्तात्मक समाज, ये महिला को पीछे रखा जाता है हर बात बात में। तो विवाह के बाद महिलाओं के उपनाम भी बदल दिए जाते हैं। इस व्यवस्था में महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व रहता है। प्रभुत्व का मतलब दबदबा, डोमिनेंस, ठीक है। तथा जो पितृसत्तात्मक समाज जहां पर भी पाया जाता है, जिस भी देश में होता है, वहां पर महिलाओं का उत्पीड़न होता है, मतलब उनको तंग परेशान किया जाता है, घरेलू हिंसा की जाती है उनके साथ में मारपीट की जाती है, गाली गलौच दी जाती है और एक महिला का शोषण होता है। ये लिख के आना था आपको पितृसत्तात्मक समाज में, ठीक है। पितृसत्तात्मक का मतलब ये नहीं कि पिता बड़ा होता है, ऐसा नहीं। पितृसत्तात्मक का मतलब ऐसा समाज जिसमें एक मर्द जात की ज्यादा चलती हो औरत की तुलना में, ठीक है, उसको कहते हैं पितृसत्तात्मक समाज, सॉरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था। 11वें नंबर की ओर देख लेते हैं अपन, जिसमें जेंट्स की चलती है। वेरी गुड। ऐसा समाज जिसमें जेंट्स की चलती है तो वो पितृसत्तात्मक कहलाता है। एक है अधिसूचना। देखो सवाल तो सिंपल सिंपल आते हैं, लेकिन बस लिखने का ढंग होना चाहिए। देखो अधिसूचना क्या होती है, ये भी एक पारिभाषिक शब्द है, सुन लो जाते जाते। सरकारी नियम, मैं लिख देता हूं इसकी परिभाषा। सरकारी नियम कोमा आदेश कोमा चेतावनी कोमा नियुक्ति। नियुक्ति क्या होती है? किसी की ज्वाइनिंग, मतलब कोई बंदा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अभी अभी लगा है, उसकी ज्वाइनिंग हुई है तो उसको कह दें नियुक्ति हुई है उसकी। कोमा अवकाश, अवकाश का मतलब छुट्टी या फिर वोकेशन। सरकारी नियम कोमा आदेश कोमा चेतावनी कोमा नियुक्ति कोमा अवकाश आदि से संबंधित सूचना को, आदि से संबंधित जो सूचना रहती है दोस्तों, उसको राजपत्र में, राजपत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गजट कहते हैं। गजट में प्रकाशित करवा दिया जाता है, करवा दिया जाता है। जैसे कि आप कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस गए हो, ठीक है, तो वहां पर एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, ठीक है। जो ऑफिसर, जो अफसर वहां पर बैठता है, उसके ऑफिस के बाहर एक नोटिस लिखा हुआ होता है कुछ कुछ, ठीक है।
तो इस नोटिस में आम जनता के लिए और संबंधित व्यक्तियों के लिए कुछ बातें लिखी होती है कि मतलब ये अपने साथ में डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाए, ठीक है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लाते तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपने देखा होगा, कभी तो देखा होगा। तो अधिसूचना का मतलब है कि कोई सरकारी नियम अथवा आदेश अथवा चेतावनी नियुक्ति अवकाश जब किसी राजपत्र में या फिर किसी नोटिस में प्रकाशित करवा दिया जाता है तो उसको अधिसूचना कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 11 अपने पारिभाषिक अथवा विशिष्ट शब्द, इनका मतलब जाना है। और ये क्लास रिकॉर्डेड है, आप वापस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन और एक नए टॉपिक के साथ में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे, बाय बाय।